अब जब सब क्लियर हो चुका है कि भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब 33% आरक्षण पूरे भारत में लागू करने वाली है। किस प्रकार से लागू होगा, किन किन क्षेत्रों में होगा, ये तो जब संविधान में इसका बिल पेश किया जाएगा और ड्राफ्ट आएगा तब पता चलेगा गजट में कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ इनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वैसे लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने की बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो आज हम जानेंगे प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति का जो समाजशास्त्र है, किस प्रकार से इनका उत्थान हुआ, किस प्रकार से पतन हुआ और क्या स्थिति थी, उस पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। अब जो मैं आपको बताऊंगा ये विभिन्न विद्वानों के अनुसार हैं, तो कोई भी इस पर अनावश्यक चर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि भारतीय समाज में महिलाओं की अहम भूमिका क्या होती है, प्राचीन भारतीय महिलाओं का सामाजिक स्तर उच्च था और वे उत्कृष्ट स्वास्थ्य में थीं। समानता, शिक्षा, विवाह और पारिवारिक जीवन, जाति और लिंग, धर्म और संस्कृति के संदर्भ में समकालीन भारतीय समाज में महिलाएं अपनी प्राचीन और मध्यकालीन स्थिति को संरक्षित या कम करती हैं। वैदिक महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी और भी बहुत सारी चीज़ें थीं उनकी। अगर हम बात करें तो आइए जानते हैं कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी। सामाजिक अंतर प्रत्येक मानव संस्कृति की एक निरंतर विशेषता है। एक लिंग के आधार पर भेद है। कमाई के लिए पुरुष जिम्मेदार थे जबकि महिलाएं बच्चों की परवरिश और घर की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार थीं। प्रारंभिक भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति के ऐतिहासिक विश्लेषण से उनकी स्थिति में गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है। समाज में उनके स्थान की ऐतिहासिक परीक्षा के अनुसार प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त नहीं था और ये बात क्लियर है। केवल पति, पत्नी और माताओं को ही महिलाओं के रूप में स्वीकार किया गया था। उन्हें पुरुषों के समान ही अधीनता का दर्जा प्राप्त था। भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर शासन करने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने कभी भी रसोई के बाहर किसी भी पेशे में महिलाओं का समर्थन नहीं किया। प्राचीन काल से ही भारतीय महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कम रही है और आमतौर पर वे कम शक्तिशाली होती थीं, कुछ अपवादों को छोड़कर। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की जड़ें 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों में हैं। समाज सुधारकों का मानना था कि महिलाओं को शिक्षित करके और प्रगतिशील कानून पारित करके सामाजिक बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए। जागरूकता बढ़ाने और लैंगिक असमानता के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने से सामाजिक बुराइयों को कम करने में मदद मिलती है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माँ की पूजा की जाती थी और इससे ये स्पष्ट होता है कि उस काल में माता का आदर किया जाता था। जो माता होती थी, माँ को माँ समझा जाता था और ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति को सम्मानित और मान्यता दी गई थी। खासकर जब धार्मिक गतिविधियों को करने की बात आती है, युवा लड़कियों की शिक्षा को विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में देखा गया। वैदिक साहित्य के संदर्भों के अनुसार क्षत्रिय समाज में जिसे स्वयंवर के रूप में जाना जाता था, दुल्हनों को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विवाहों का आयोजन होता था प्राचीन काल में। हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं जिसमें राज दरबार में विभिन्न राज्यों के राजा आते थे और वहाँ पर बैठते थे और राजकुमारी हाथों में हार लेकर वहाँ पे जाती थी और उनको जो भी पसंद आता था वर, राजकुमार उसके गले में वरमाला डाल देती हैं और इसी के साथ उनका विवाह करवा दिया जाता था। और दुल्हनों को इसी के माध्यम से अपना जीवन साथी चुनने की बहुत ही बड़ी स्वतंत्रता प्राप्त थी, जो कि आज की अगर हम बात करेंगे तो आज भी बहुत सारे समाज में ऐसी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। ऋग्वैदिक सभ्यता में दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। हालांकि यह व्यापक रूप से माना जाता था कि विवाह एक उपहार या दान था। द्विविवाह का भी प्रचलन था, हालांकि यह केवल उच्च वर्गों में ही था। उच्च वर्ग के लोग 2 विवाह कर लेते थे। नए पति ने महिला का सम्मान किया, महिला ने अपने पति के बलिदान में भाग लिया। ऐसी भी चीज़ें निकल के आती थीं कि जब पति दूसरा विवाह करता था तो पहली पत्नी की रजामंदी के अनुसार भी विवाह करता था। दोनों एक साथ मिलकर रहती थीं। बेटे ने अंतिम संस्कार किया और वंश को संरक्षित किया, इसलिए पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं से लड़कों को जन्म देने की उम्मीद की गई थी। यानी कि आपको ये समझना चाहिए कि कहा गया कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, दाह कर्म किया जाएगा। बिटिया जो बेटी होती है उसके द्वारा ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जाता और कहीं ना कहीं बेटियों को तो शमशान घाट जहाँ पर
दाह संस्कार किया जाता है वहाँ पर जाने की भी इजाज़त महिलाओं को नहीं थी। समाज में महिलाओं से लड़कों को जन्म देने की उम्मीदें इन्हीं चीज़ों की वजह से बढ़ गई थी, मोक्ष प्राप्ति के लिए और वंशावली आगे बढ़ाने की। विधवाएं विशिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह कर सकती थीं, ऐसा भी प्रावधान वैदिक कालों में देखने को मिलता है। हालांकि पति से उतना वफादार होने की उम्मीद नहीं की गई थी, फिर भी महिला नैतिकता ने एक उच्च स्तर बनाए रखा। इस युग में तलाक आम बात नहीं थी। ऋग्वेद के अनुसार विधवा को अपने पति के भाई के साथ पुनर्विवाह करने का कानूनी अधिकार था। ऋग्वेद में अविवाहित पुत्रियों के अपने पिता की संपत्ति के वारिस होने के अधिकारों को स्वीकार किया गया था, और जो अधिकार आज के समय में आज की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बच्चियों को दिया गया है, हमारे संविधान में भी अब धीरे धीरे को लाया जा रहा है कि जो पिता की संपत्ति है उसमें भी पुत्री को अधिकार पुत्र के समान मिलेगा। ये अधिकार ऋग्वेद में ही अविवाहित पुत्री को प्राप्त हो चुका था, लेकिन विवाहित पुत्रियों को इससे बाहर रखा गया था। अगर पुत्री का विवाह हो जाता था तो पुत्रियों को इससे बाहर कर दिया जाता था। पुजारी अधिक बार धार्मिक संस्कार करने लगे थे, जिससे परिवार में महिलाओं का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। उपनिषदों के युग में विवाह की अनुलोम प्रणाली एक उच्च जाति के पुरुष और निचली जाति की एक लड़की के बीच बाद में प्रचलित हुई। महाकाव्यों के युग में गृहसूत्र विवाह के लिए सही मौसम और वर और वधू के लिए आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। दुल्हन की उम्र शायद लगभग 15 या 16 वर्ष होने की उम्मीद की जाती थी, यानी कि बच्ची एक तरह से बच्चा जन्म देने के लिए परिपक्व हो जाए। जटिल प्रक्रियाओं से पता चलता है कि विवाह एक कानूनी समझौते के बजाय एक आध्यात्मिक बंधन था। घर में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान बना रहता था। वह गाने, नाचने और जीवन का आनंद लेने के लिए भी स्वतंत्र रूप से थीं। सामान्य तौर पर सती बहुत आम नहीं थी, यानी कि महिलाओं को सती नहीं किया जाता था। विशिष्ट परिस्थितियों में ही विधवा के पुनर्विवाह की भी अनुमति प्राप्त हो जाती थी। सामान्य तौर पर धर्मसूत्रवाद के काल सूत्रों और महाकाव्यों के युग से ही गृहसूत्र विवाह के लिए सही मौसम और वर वधू के लिए आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता था। दुल्हन की उम्र लगभग 15 या 16 वर्ष होने की उम्मीद की जाती थी, और जटिल प्रक्रियाओं से पता चलता है कि विवाह एक कानूनी समझौते के बजाय एक आध्यात्मिक बंधन था। घर में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान बनता था। वह गाना, नाचने और जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र रूप से समाज में मान्य थी। सामान्य तौर पर सती प्रथा की जो बात की जाती है उस समय नहीं थी, बहुत कम थी। विशिष्ट परिस्थितियों में विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति भी प्रदान की गई थी। सामान्य तौर पर धर्मसूत्रवाद के काल की स्मृतियों की तुलना में कम सख्त हैं। एक पति जो गलत तरीके से अपनी पत्नी का परित्याग करता है उसे अपस्तंभ से कई दंडों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो स्त्री अपने पति का परित्याग कर देती है उसे केवल तपस्या करनी पड़ती है, और एक परिपक्व महिला 3 साल बाद अपना जीवन साथी चुन सकती है यदि उसके पिता ने उचित अवधि में उसकी शादी नहीं की हो। महिला प्रशिक्षकों की उपस्थिति, जिनमें से कई को गहरी आध्यात्मिक समझ थी, इस समय अवधि का सबसे आकर्षक पहलू माना जाता है। उस समय लड़की का जन्म अवांछित था, जैसा कि सभी पितृसत्तात्मक समुदायों में होता था। बच्ची को कम महत्व और बेटे को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। बेटे ने आर्थिक रूप से परिवार का समर्थन किया, खतरों को दूर किया, परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखा और अपने माता पिता के साथ रहा। भारतीय महाकाव्य साहित्य महाभारत, पुराणों और रामायण से बना है। समाज के अलावा समाज और घर दोनों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। उपनयन की समाप्ति, उपनयन एक प्रकार का संस्कार होता था जिसकी समाप्ति हो गई थी। शिक्षा की उपेक्षा की जाने लगी। विवाह की आयु कम करने से महिलाओं की स्थिति और उनके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़े। इस समय महिलाओं को एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा जाता था जिसे दांव पर भी लगाया जा सकता है, जिसका उदाहरण आपको महाभारत में देखने को मिल जाता है। बेचा या हासिल किया जा सकता था। हालांकि महाभारत और रामायण दोनों में ही हमें विपरीत दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। अहिल्या, तारा, द्रौपदी और मंदोदरी सहित भारत की 5 आराध्य और आदर्श महिलाओं में से एक सीता भी हैं, और जिन्हें सम्मान की दृष्टि से और माँ की दृष्टि से आज भी समाज में पूजा जाता है। तो इससे भी वहाँ पे महिलाओं के एक उच्च स्तर का भी ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि कैसे महिलाएं धर्म और समाज के मामलों में पुरुषों को सलाह भी देती थीं। एक सभ्य महिला को अपने पति को उसके धार्मिक प्रयासों में समर्थन देना चाहिए था। एक धार्मिक संस्कार विवाह महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए अनुपयुक्त माना जाता था।
क्योंकि उन्हें जीवन भर सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, जबकि 600 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक की अवधि में अंतर्जातीय विवाह बहुत ही आम बात थे। एक ही जात के भीतर विवाहों का समर्थन किया गया था। धर्मसूत्रों में अनुशंसित 8 प्रकारों के विवाहों के अर्थ रूप सबसे आम थे। पूर्व वैदिक काल की जब हम बात करेंगे तो जब 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आर्य भारत आए तो इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं कि आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। वैदिक युग की शुरुआत में पितृसत्तात्मक समाज द्वारा मातृसत्तात्मक संस्कृति को नष्ट कर दिया गया था और इसे भारत में लैंगिक असमानता की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। ऋग्वेद में वर्णित ऐतिहासिक युग से पता चलता है कि धार्मिक सरोकार नागरिक जीवन पर हावी थे। 8वीं शताब्दी में मुसलमानों के प्रवेश तक वैदिक संस्कृति व्यापक रूप से प्रचलित थी। मुस्लिम विजय के बाद भारत के इतिहास को इस प्रकार से देखा गया, यानी कि भारत के इतिहास को मध्यकालीन माना जाता है। उस दौरान पितृसत्तात्मक समाज का प्रभुत्व बहुत ही ज़्यादा था। समाज को नियंत्रित करने वाले पितृसत्तात्मक ढांचे के संदर्भ में इस्लामी और वैदिक युग काफ़ी समान थे। 18वीं सदी का ब्रिटिश राज मुस्लिम काल के बाद आया। इसके अतिरिक्त यह ज़्यादातर पितृसत्तात्मक था। पिछले युगों में लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के साथ सह अस्तित्व में था। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति और सत्ता के लिए उनकी लड़ाई वेदों, पुराणों, उपनिषदों और महाकाव्यों के अध्ययन के माध्यम से प्रकट होती थी। पूर्व वैदिक युग के दौरान महिलाओं की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पूरा पाषाण काल का मनुष्य एक खानाबदोश था जो प्राग ऐतिहासिक काल में रहता था। मुख्य कार्य भोजन प्राप्त करना था। नवपाषाण काल के मनुष्य ने संस्कृति और सभ्यता का विकास किया, क्योंकि वह धीरे धीरे भोजन एकत्र करने के तरीकों से खाद्य उत्पादन में से एक परिवर्तित हो गया। पुरुषों ने नदी घाटियों में खुद को स्थापित करना शुरू किया। किंवदंतियों की बात की जाए जो समाज में प्रचलित हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सबसे पहले दर्ज की गई सभ्यता है। 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर पहुंच गई थी। इतिहास से पता चलता है कि इस पूरी सभ्यता में लोग ज़्यादातर महिला देवताओं का उल्लेख करते हैं, पूजन पाठन करते हैं और प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते थे। माँ प्रकृति एक सामान्य उपनाम थी, यानी कि प्रकृति को माँ के समान माना जाता था। देवी माँ पहली देवत्व थीं जिनकी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी पूजा करते थे और वहाँ पर उनकी मूर्तियों के मिलने की भी बात की जाती है। जब हम उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति की भारत में बात करते हैं तो 2 महान भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। जीवन शैली के इन महाकाव्यों के चित्रण आधुनिक सामाजिक वास्तविकताओं का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। रामायण के बाद एक कथा है जिसे महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी रचना संभवतः बाद में की गई थी। महाभारत और रामायण हिंदू समाज के सबसे पुराने लिखित लेख माने जाते हैं। स्वयंवर एक समान प्रकार का विवाह है जिसे महाकाव्यों में दर्शाया गया है। विवाह की संस्था विशेष रूप से उच्च जातियों में स्वयंवर कहलाती है। इस पारंपरिक प्रकार के विवाह में महिलाओं को अपने जीवन साथी को चुनने के लिए अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का प्रयोग करने की सूचना मिलती है। स्वयंवर के माध्यम से रामायण से सीता और महाभारत से द्रौपदी की शादी की उल्लेख प्राप्त हो जाते हैं। चूँकि वधू जो होती थी अपना जीवन साथी चुनने की क्षमता अक्सर बाधित होती है। स्वयंवर समकालीन अर्थों में अपनी पसंद प्रदान नहीं करता है। स्वयंवर की संस्था के तहत उसे एक प्रतियोगिता के विजेता की शादी करने की आवश्यकता होती है, जो उसे संभावित दूल्हे की लड़ाई के कौशल का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती थी। यानी कि जो स्वयंवर होता है उसमें महिला को स्वयं से चुनने की आज़ादी होती थी, लेकिन उसमें लिमिटेड ऑप्शन होते थे कि यही व्यक्ति हैं, इनमें से किसी योग को आप चुन सकती हैं। महाभारत में सबसे सम्मानित महिला पात्र गांधारी हैं। अपने अंधे पति धृतराष्ट्र की खातिर उन्होंने एक वास्तविक सहधर्मिणी का उदाहरण पेश करते हुए अपनी आंखों को पट्टी करने का उपक्रम किया। और यह सवाल कि क्या गांधारी ने जानबूझकर अपनी दृष्टि को खराब करना उचित था, अभी भी यह बहस के लिए तैयार है कि ऐसा उस समय क्यों किया गया। अगर वह अंधी नहीं होती तो क्या वह अपने पति के लिए एक बेहतर दोस्त और अधिक मूल्यवान मार्गदर्शक होती जो पूरी तरह से अंधा था। हालांकि जब उसने देखा कि उसका पति गलत दिशा में जा रहा है तो उसने उसका सामना करने का साहस दिखाया। क्या उसने अपनी दृष्टि से समझौता किया है ताकि वह अपने पति या पत्नी द्वारा किए गए गलत कामों को देखने से बच सकें या उसके प्रति सहानुभूति महसूस कर सकें? ये भी विचार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं ऐतिहासिक दृष्टि से, पर धार्मिक परिप्रेक्ष्य से उस पर टिप्पणी करना अनुचित होगा। बाद में वैष्णव पंथ में महिलाओं की बदलती भूमिकाएं भी
आ जाती हैं। तुर्कों के बंगाल पर आक्रमण के बाद बंगाल की संस्कृति और सभ्यता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हालांकि कुछ हद तक विरोधाभासी रूप से इस्लामिक आस्था और संस्कृति का बंगाल और समाज और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे इसके नैतिक मानकों में गिरावट देखने को मिली। बंगाल में स्पार्टा परंपरा, जो रघुनंदन और उनके नव्यान्वय समूह, वर्तमान में बात करेंगे तो प्रमुख ब्राह्मणवादी विचारधारा के तहत हिंदू आचार संहिता का पाठ है। इसमें रक्षा के उपाय के रूप में बंगाली समाज को उनके सख्त नियमों और विनियमों में फंसाया हुआ दिखाता है। एक और दमनकारी स्मार्ट नियमों का विरोध भी चैतन्य देव और उनकी उदार वैष्णव आस्था ने किया था, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने सामाजिक मानदंडों का समर्थन किया। बंगाल के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को वैष्णव आंदोलनों के उत्तरों से आकार दिया गया था। ग्रंथ, जो ज़्यादातर साहित्यिक हैं, हमें यह निर्माण करने में सहायता करते हैं कि समाज कैसे विकसित हो रहा है। तपन राय चौधरी के काल की अनेक ऐतिहासिक कृतियों ने पूर्व में इन विषयों का परीक्षण किया है। हालांकि इस सामान्य ऐतिहासिक स्थिति में 16वीं और 17वीं शताब्दी की बंगाली महिलाओं के बारे में जानकारी का अभाव है, जिसे विभिन्न वैष्णव साहित्य और अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे घटती रहती हैं और महिलाओं का बदलता स्वरूप आपको दिखाई देता है। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में अगर हम महिलाओं के ऐतिहासिक संदर्भ की बात करेंगे तो पूर्व युग की तरह महिलाओं को अक्सर संज्ञानात्मक रूप से हीन माना जाता था। उन्हें अपने पति के आदेशों का आंख मूंद कर पालन करना पड़ता था। महिलाओं को अभी भी वेदों का अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। इसके अलावा जिस उम्र में महिलाओं की शादी हो सकती है, उसे कम करने से आगे की शिक्षा हासिल करने की उनकी क्षमता में बाधा भी आती है। दरबारी महिलाएं और यहाँ तक कि रानी की दासियाँ भी उत्कृष्ट संस्कृत और प्राकृत कविता लिखने में सक्षम थीं, जैसा कि उस समय के कुछ नाट्य कार्यों में भी देखा जा सकता है। कई किंवदंतियों में महान कलाओं में, विशेष रूप से संगीत और चित्रकला में, राजकुमारियों की प्रतिभा का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कविता उन कई प्रतिभाओं में से एक थी जिनकी अपेक्षा उच्च अधिकारियों, दरबारियों और रखैलों की बेटियों से की जाती थी। स्मृति लेखकों के अनुसार महिलाओं का विवाह 6 से 8 वर्ष की आयु के बीच या उनके 8वें वर्ष और यौवन की शुरुआत के बीच किया जाता था। मेधा तिथि के दौरान अंतर्जातीय विवाह असामान्य हो गए। मामा की भतीजी से विवाह वर्जित है। मेधा तिथि ने आपसी स्नेह के आधार पर विवाह करने से मना किया और एक ऐसी दुल्हन खोजने की सलाह दी जो खुद से काफ़ी छोटी हो। दुल्हन की शादी 8 साल की उम्र और यौवन तक पहुंचने के बीच होनी चाहिए। यौवन तक पहुंचने के बाद 3 साल तक अपने पिता के साथ रहने के बाद एक लड़की अपने पति या पत्नी को चुन सकती है यदि उसके अभिभावक विवाह योग्य उम्र तक पहुंचने से पहले उससे मेल खाने में असमर्थ हैं। यानी कि अगर पिता उसके लिए वर नहीं ढूंढ पा रहा, या स्त्री हो या पुरुष हो, तो उस स्थिति में महिला अपने लिए या पुरुष अपने लिए महिला का इंतजाम या व्यवस्था ढूंढ कर सकता है। लेकिन अगर माता पिता ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपने माता पिता की सहमति से महिलाएं कभी कभी स्वयंवर समारोह का चयन कर सकती हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी, जैसे कि जब पति या पत्नी ने त्याग दिया था, निधन हो गया था, एक साधु बन गया था, प्रजनन करने की अपनी क्षमता खो दी थी, या एक परियां बन गया था, यानी कि वो उसे छोड़कर चला गया था। महिलाओं पर अक्सर अविश्वास किया जाता था, हालांकि घर में उनका सम्मान किया जाता था। यदि पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, भले ही वह दोषी हो, उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार भी प्राप्त था। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का विस्तार भूमि संपत्ति अधिकारों के विस्तार के साथ हुआ। पारिवारिक संपत्ति की रक्षा के लिए महिलाओं को अपने पुरुष रिश्तेदारों की संपत्ति विरासत में लेने की क्षमता भी प्रदान की गई थी। कुछ प्रतिबंधों के साथ एक विधवा कानूनी रूप से अपने पति की पूरी संपत्ति की हकदार थी यदि वह बिना किसी संतान के मर जाता है। बेटियों को भी विधवा की संपत्ति में वारिस करने का अधिकार प्राप्त था। मध्यकालीन भारत में महिलाएं, भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो 500 साल पुराना है। यह ज़्यादातर मुस्लिम अत्याचारियों के इतिहास पर केंद्रित है। भारत में सबसे पहले मुसलमान योद्धा वर्ग के रूप में भारत पहुंचे थे। दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल भारत के अंदर मुगलों के प्रभुत्व के 2 काल माने जाते हैं। रजिया सुल्तान एकमात्र ऐसी महिला थीं जिसने कभी दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, और हुमायूं नामा की लेखिका की बात करेंगे जिनका नाम गुलबदन बेगम था। असाधारण गीतात्मक कौशल वाली महिलाएं थीं। जहां आरा और नूरजहां ने सरकारी मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत का सबसे महान मुस्लिम शासक नूरजहां
था। वह सेना में सुंदरता और बहादुरी दोनों की प्रतिमूर्ति थीं। मुमताज महल असाधारण सुंदरता, असाधारण बुद्धि और उत्तम स्वाद वाली राजकुमारी थीं। भारत में मंगमल जैसी साहसी महिलाओं का भी उत्पादन किया है, जिनका उदार शासन अभी भी दक्षिण भारत में एक हरी स्मृति, एक ताजी स्मृति लिए हुए है। चांद बीबी, जिनकी स्थिति अहमदनगर के किले की प्राचीर पर एक पुरुष के रूप में प्रचंड थी। ताराबाई, महाराजा नायिका जो जीवन थी, और औरंगजेब और अहल्याबाई होलकर, जिनकी प्रशासनिक प्रतिभा सर जॉन मेल्कन ने अदा की थी, के दौरान महाराजा प्रतिरोध की आत्मा और निश्चित रूप से मुगल राजकुमारियां दिल्ली और आगरा के दरबारी जीवन में प्रमुख थीं। दरबारी संस्कृति में जहां आरा, दारा सिकों के पक्षकार रोशनारा, औरंगजेब के पक्षपाती औरंगजेब की बेटी जेबनिसा, जिनकी कविता बची हुई है, कलम नाम मख्फी के तहत लिखी गई थी और अन्य जैसी महिलाओं द्वारा सन्निहित की गई थी। शिवाजी की मां की अगर हम बात करेंगे तो जीजाबाई एक वफादार महिला थी, जो घर में जिद्दी और तानाशाह होने के बावजूद अपने बेटे की इच्छा को टाल देती थीं। मध्ययुगीन काल में महिलाओं के सामाजिक जीवन में काफ़ी बदलाव आया। अपने जीवन साथी या अन्य पुरुष रिश्तेदारों पर महिलाओं की निर्भरता इस समय भी परिभाषित करने को प्राप्त हो जाती हैं, देखने को प्राप्त हो जाती थी। औपनिवेशिक काल की बात करेंगे तो औपनिवेशिक काल में भारतीय महिलाओं की जो स्थिति थी, ये साम्राज्यवाद विरोधी महिला आंदोलनों औपनिवेशिक भारत में स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण थे। 6 महिलाएं 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में भाग लेती हैं। कादम्बिनी गांगुली और स्वर्ण कुमारी देवी उनमें से 2 बंगाल से थीं। स्वर्ण कुमारी देवी और भारत श्री मंडल के नेतृत्व में सही समिति जैसी महिला संगठनों का गठन किया गया था, संगठन थी, और महिलाओं की स्थिति काफ़ी इसमें बदलती हुई नज़र आ रही थी। अगर हम आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे तो 1700 से ईस्वी से 1947 तक की अवधि को आधुनिक भारत कहा जाता है। 1700 से 1947 का जो कालखंड था, उसमें बहुत सारे बदलाव आए। 18वीं और 19वीं शताब्दी की बौद्धिक क्रांति के दौरान वैश्विक स्तर पर महिलाओं और पुरुषों की समानता पर जोर देने वाले स्वायत्त समतावादी राष्ट्रवादी समुदायों के गठन की मांग की गई थी। भारतीय समाज की जाति व्यवस्था पर हमला हुआ। उपनिवेशवाद से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई और कारीगरों के एक बड़े समूह को नए कस्बों और शहरों में काम की तलाश में अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नई भू राजस्व प्रणाली द्वारा ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के जंगल, सांप्रदायिक संपत्ति और संसाधनों के पारंपरिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया गया। स्वामित्व नियमों के परिणाम स्वरूप जमींदारों का एक नया समृद्ध मध्य वर्ग बनाया गया, जिसने पारंपरिक कृषि भूमि को एक ऐसी वस्तु में बदल दिया जिसे बेचा जा सकता था, हस्तांतरित किया जा सकता था और किसानों से अलग किया जा सकता था। फिर इन जमींदारों ने किसानों को गरीब बनाने के लिए औपनिवेशिक अधिकारों के साथ भी काम किया। बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलती गईं, बहुत सारे बदलाव हुए और भारत में अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और 19वीं शताब्दी में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासन की स्थापना के समय भारत में महिलाओं की स्थिति सर्वकालिक निम्न स्तर पर थी। स्पष्ट रूप से सारी सती थी। मुस्लिम महिलाओं को पर्दे का सख्ती से पालन करना पड़ता था। नृत्य करने वाली महिलाओं के लिए लाभदायक कैरियर थे। हिंदू मंदिरों में अक्सर देवदासी को खुलेआम सहन किया जाता था। एक प्रश्न के बिना ब्रिटिश सत्ता ने इन सभी गलतियों को रोकने का भी प्रयास किया। पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे और अन्य महिला सुधारकों ने समकालीन पुरुष सुधारकों द्वारा रखे गए पूर्वाग्रहों की ओर ध्यान आकर्षित किया। चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और डॉक्टर एनी बेसेंट ने, जो यूरोप से आकर बस गई थी, शामिल हुई। इसके अतिरिक्त इसने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक सामान्य एजेंडा बनाया और इसमें विशेष रूप से लिंग समावेशी दृष्टिकोण का अभाव था और महिलाओं की स्थितियों को बदलने का प्रयास किया गया। 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं ने अभी तक अपने भाग्य पर नियंत्रण नहीं किया है और उनके साथ समाज द्वारा अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। आज पुरुषों के समान राष्ट्र, समाज और संस्कृति में रहते हुए उन्हें उनके मूल मानवाधिकारों से वंचित किया जाता है और पितृसत्तात्मक समाज द्वारा उनका उपहास किया जाता है। नतीजन उन्होंने अभी तक अपनी स्थिति हासिल नहीं की है। उन्होंने शाम के बाद से अपनी चार दीवारी नहीं छोड़ी है और आज उन पर समाज के पुरुष सदस्यों द्वारा एक गहरे जंगल में, एक छोटी सी सड़क पर, एक खाली मैदान में, दोपहर में और रात में एक तूफान के दौरान हमला किया गया और महिलाओं के साथ बदतमीजी और गलत तरीके से व्यवहार किए जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि 21वीं सदी में अगर आज हम बात करें 2023 में भी महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आए दिन देखने को पड़ जाती हैं और इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति हमेशा
ही दबा हुआ था और उन स्थितियों से निकालने के लिए भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही है। अगर एक आदमी पूरी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या फ़ायदा होगा। दुर्भाग्य से भारतीय महिला नागरिकों के विशाल बहुमत को अभी तक उसी स्वतंत्रता और समानता का अनुभव नहीं है जो भारतीय महिलाओं के पास है। जब तथ्यों का उपयोग करते हुए एक संक्षिप्त शोध किया गया तो बालिकाओं पर पुरुष बच्चों के पक्ष में होने के परिणाम बेहद आश्चर्यजनक, बहुत परेशान करने वाले हैं। और फिर भी भारत में व्यावहारिक रूप से सभी क्षेत्रों और लोगों के सभी समूहों में अब भी आमतौर पर प्रचलित हैं। क्या यह सामूहिक हत्याओं का देश है? सवाल है जो सामने आता है। क्या हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध देश में एक लड़की को शांत जन्म और पुरुष बच्चे के समान अधिकार प्राप्त होते हैं? आप देखते हैं कि ज़्यादातर बेटे के होने पर खुशी जताई जाती है और बेटी के होने पर दुख का आलम छा जाता है परिवारों में। लेकिन काफ़ी चीज़ें आज के समय में बदलती हुई नज़र आ रही हैं। यद्यपि एक देश के रूप में हमें अपने मजबूत पारिवारिक मूल्यों पर गर्व है, हम में से कितने वास्तव में कृत्रिम संतुलन परिवारों में रहते हैं जहां बेटों को जन्म देने के लिए महिलाओं को भी मार दिया जाता है। अंत में हम एक पारिवारिक संबंध को कैसे संभालें? अगर बेटी को जन्म ना दिया जाए तो महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है और बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, और अगर बेटियां लगातार होती हैं तो महिलाओं पर अत्याचार भी किए जाते हैं। ऐसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं और हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के पक्ष में हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के हितों में नहीं हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकालें तो इससे ये प्राप्त होता है कि एक घरेलू सहायिका के रूप में महिलाओं को काम करने के लिए रखा जाता है। एक छोटा व्यापारी, एक कारीगर या एक परिवार के खेत में एक क्षेत्र कार्यकर्ता अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इन पदों में से अधिकांश कम कुशल, कम वेतन वाले हैं और कर्मचारी को लाभ प्रदान नहीं करते हैं। महिलाओं को घरेलू काम करने के लिए मजबूर भी किया जाता है और महिलाएँ लेकिन धीरे धीरे बदलाव ऐसे आ रहे हैं कि आज वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो महिलाएं राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक और सामाजिक हितों के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आज महिलाएं जहाज उड़ा रही हैं, फौज में जा रही हैं, NDRF जैसी टीमों में जा रही हैं और देश की संसद में कानून बनाने का भी काम कर रही हैं और ये बदलाव लगातार हो रहे हैं।